हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में। सेल के ऊपर जो सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं, क्यों वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सिग्नल को रिसीव करे। अब ये रिसेप्टर बहुत डिफरेंट टाइप का हो सकता है, इसका कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है, इसके सब यूनिट्स डिफरेंट हो सकते हैं। ये रिसेप्टर अलग अलग सेल या जो टिश्यू है उस सेल स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक भी हो सकता है। एंड कुछ पर्टिकुलर सिग्नल्स होते हैं जिसके अगेंस्ट जो है, जिसके रिस्पेक्टिव में ये वर्क करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जब भी रिसेप्टर्स का बात आता है तब बहुत ही फेमस दैट इज जीपीसीआर का बात सबसे पहले आता है। ठीक है, जीपीसीआर को सबसे पहले डिस्कस किया जाता है। जीपीसीआर है क्या? जी प्रोटीन कपल लिंक रिसेप्टर। ठीक है, जीपीसीआर को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एंड देन जो है हम लोग अदर जो रिसेप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जीपीसीआर है क्या? जीपीसीआर की अगर हम लोग बात करें, सेल सरफेस रिसेप्टर्स, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग जीपीसीआर को डिस्कस कर रहे हैं। जीपीसीआर क्या होता है? जीपीसीआर मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो कि जी प्रोटीन से कपल्ड रहते हैं। जी प्रोटीन जो है वो भी इनमें रहते हैं एंड ये जो है जी प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एंड ऑफ कोर्स ये रिसेप्टर है तो सिग्नल को रिसीव करेंगे। अब जीपीसीआर को और क्या कहते हैं? जीपीसीआर को जो है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर भी कहा जाता है या सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जीपीसीआर है ना, उसका कुछ इस तरह से जो फंक्शन उसका जो पोजीशन है मेम्ब्रेन के ऊपर वो इस तरह होता है कि ये जो है 7 बार मेम्ब्रेन को स्पैन करता है एंड इस वजह से इसे क्या कहते हैं? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर कहा जाता है या फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर इसे कहा जाता है। ये हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर्स होते हैं। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स ये होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके पास क्या क्या चीजें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो जीपीसीआर के पास लार्ज प्रोटीन फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके पास सेंस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द सेल एंड ये एक्टिवेट होते हैं इनसाइड द सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज के थ्रू एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो सेल शो करता है। अब यहाँ पे ये जो है कपलिंग रहते हैं, कपल करते हैं विद द जी प्रोटीन एंड इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, बिकॉज ये क्या करते हैं? ये पास करते हैं सेल मेम्ब्रेन को या कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कितनी बार? 7 बार। तो ये क्यों है? मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स पास करते हैं एंड इस वजह से इसको जो है क्या कहते हैं? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहा जाता है। यहाँ पे जब कोई लिगेंड आया है, मान लीजिए कोई सिग्नल है एंड वो किस फॉर्म में? लिगेंड के फॉर्म में है, ये आया। अब ये क्या करेगा? ये बाइंड करेगा। बाइंडिंग के वजह से होगा क्या? ये एक्टिवेट करता है इन रिसेप्टर्स को एंड यहाँ पे जो है ये इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? फॉर एग्जाम्पल लाइट सेंसिटिव कंपाउंड्स जो है वो हो सकते हैं, किसी तरह का स्पेसिफिक ऑर्डर हो सकता है, कोई फेरोमोन्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं एंड ये वैरी कर सकते हैं साइज में फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स टू पेप्टाइड टू अ लार्ज प्रोटीन एंड ये सारी चीजें क्या है? इसके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर आप जीपीसीआर की बात करें तो मोर देन 800 टाइप्स ऑफ जीपीसीआर जो है हम लोग के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड जीपीसीआर जो है इसी की वजह से हम लोग जो है
कोई चीज़ स्मेल कर पाते हैं या टेस्ट कर पाते हैं। तो ये जो है स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड अदर भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि इसके लिए एज अ सिग्नल वर्क करते हैं। एंड जब सिग्नल आता है तब ये जो है उसे रिसीव करता है एंड कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होते हैं एंड फाइनली ये अपना रिस्पॉन्स शो करता है। अब यहाँ पे इसके सिग्नलिंग में क्या क्या चीजें आती है, मतलब जीपीसीआर के लिए जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो क्या क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर हो सकता है, कोई महक हो सकती है, फेरोमोन्स हो सकते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं एंड ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं। एंड ये पेप्टाइड जो है स्मॉल पेप्टाइड से लेके लार्ज प्रोटीन तक भी हो सकते हैं। अब अगर हम लोग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की बात करें तो ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत सारे डिजीजेस में भी इन्वॉल्व होते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली टारगेट करते हैं 40% ऑफ द ऑल मॉडर्न मेडिकल ड्रग्स। मतलब जो ड्रग्स होते हैं ना उनका भी जो टारगेट होता है मोर देन 40% ऑफ द मेडिकल ड्रग्स दैट इज बीइंग यूज्ड टू ट्रीट द डिजीजेस दैट टारगेट इज जीपीसीआर। ठीक है, तो जो मेडिकल ड्रग्स होते हैं ये किनको टारगेट करते हैं, जीपीसीआर को ही टारगेट करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पाथवे की या नेक्स्ट सिग्नलिंग की, तो उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे जैक एंड स्टैट सिग्नलिंग पाथवे को। जैक एंड स्टैट सिग्नलिंग पाथवे भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवे है। इसमें क्या होता है, जैक एंड स्टैट सिग्नलिंग पाथवे में होता क्या है कि ये जो है ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अ केमिकल सिग्नलिंग एंड ये जो केमिकल सिग्नल है ये आउटसाइड ऑफ द सेल से आ रहा है एंड देन ये जो है इसके रिसेप्टर इसे रिसीव करेंगे एंड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये अंदर आता है एंड फाइनली अंदर सेल के अंदर जब आता है तो डीएनए के ऊपर एक्ट करता है। एंड डीएनए के ऊपर कैसे एक्ट करेगा, सबसे पहले ये जो है जीन, जो डीएनए पे प्रेजेंट जीन है, सॉरी हाँ डीएनए में जो जीन प्रेजेंट है, अब ये जीन के पास प्रोमोटर्स प्रेजेंट है, प्रोमोटर्स पे ये एक्ट करता है सेल न्यूक्लियस के अंदर एंड फिर उसके बाद जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है एंड जो एक्टिविटीज हैं सेल की वो होंगी। तो जीन में क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा एंड जीन के पास प्रोमोटर प्रेजेंट होगा, प्रोमोटर के ऊपर ये सबसे पहले आएंगे एंड जो है उसको एक्टिवेट करेंगे एंड उसके बाद तो ये जिस भी जीन के प्रोमोटर पे गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो जीन का प्रोडक्ट है उसको सिंथेसाइज करेंगे एंड जो रिस्पॉन्स है वो शो होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग जैक एंड स्टैट सिस्टम को देखें तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मेजर सिग्नलिंग अल्टरनेटिव होता है टू द सेकेंडरी मैसेंजर्स एंड ये जो है एग्जाम्पल होता है NRTK का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें जैक स्टैट सिस्टम में तो इसके 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है रिसेप्टर, ठीक है, दूसरा होता है 13 जेनस काइनेस जिसे क्या कहते हैं, जैक कहते हैं एंड तीसरा होता है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन दैट इज कॉल्ड एज स्टैट। तो स्टैट का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे जो है ये तीनों जो है इसके कंपोनेंट होते हैं एंड ओवरऑल इसी वजह से इसको जो ये जो सिग्नलिंग है, ये जो सिग्नलिंग का पाथवे है इसको क्या कहते हैं, इस सिग्नलिंग के टाइप को जैक एंड स्टैट सिग्नलिंग पाथवे कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे जैक एंड स्टैट पाथवेज होते हैं जो कि एक्सप्रेस होते हैं किसके अंदर, फॉर एग्जांपल व्हाइट ब्लड सेल के अंदर एंड यहाँ पे जो है ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो WBC हैं वो सेल के अंदर इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सेल के सोल्जर्स कहलाते हैं ना ब्लड सेल्स के। तो WBC के अंदर ये जो है एक्ट करता है एंड ओवरऑल करता क्या है, ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, बाइंडिंग होगा लिगेंड का, मतलब वही सिग्नल मॉलिक्यूल का। किससे बाइंडिंग होगा, रिसेप्टर से बाइंडिंग होगा एंड ये ट्रिगर करेगा किस चीज को, एक्टिवेशन ऑफ द जैक को, जैक एक्टिव होगा। इसके बाद इससे होगा क्या कि काइनेज एक्टिविटी जो है, जैक है ना मतलब काइनेज है, तो इसके वजह से क्या होगा, काइनेज एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगा
इसके बाद ये काइनेज एक्टिविटी अगर इंक्रीज हुआ है तो ये क्या करेगा, ये फॉस्फोलाइट करेगा किस चीज को, टायरोसिन को। तो जो टायरोसिन के रेसिड्यू है रिसेप्टर्स पर, उसको ये फॉस्फोलाइट करता है एंड क्रिएट करता है साइट्स को, ताकि इंट्रैक्शंस हो सके इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ। एंड जब इंट्रैक्शन हुआ रिसेप्टर एंड सिग्नल मॉलिक्यूल्स का, तो इसके वजह से होगा क्या कि आगे की जो प्रोसेस है वो होती है, जिसमें अब क्या होगा कि जो स्टार्ट है इसके पास SH2 डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्ट होता है उसके पास SH2 डोमेन प्रेजेंट होगा एंड ये जो है कैपेबल होता है फॉर द बाइंडिंग ऑफ द फॉस्फोलाइट रेसिड्यू, दैट इज टायरोसिन के जो फॉस्फोलाइट रेसिड्यूज हैं उनसे ये बाइंडिंग कराएंगे एंड इसके वजह से ये जो है ये रिक्रूट करता है रिसेप्टर को एंड उसके बाद ये देमसेल्स जो है टायरोसिन को फॉस्फोलाइट करता है विद द हेल्प ऑफ जैक्स। एंड यहाँ पे ये जो फॉस्फोलाइटेड टायरोसिन है ये क्या करने लगते हैं, बाइंडिंग साइट के तरह एक्ट करने लगते हैं SH2 डोमेन्स के लिए। एंड जो अदर जो स्टार्स हैं उनके जो SH2 डोमेन्स हैं उनके लिए ये बाइंडिंग जो साइट है उसके तरह एक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, डाइमराइजेशन की प्रोसेस होगी एंड डिफरेंट जो स्टार्स हैं फ्रॉम द हेटेरो एंड होमोडाइमर्स इनका फॉर्मेशन होता है। मतलब एक तरह के अगर स्टार्स आएंगे तो उनका वहां पे क्या होगा, होमोडाइमर फॉर्म होंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है उनका डाइमराइजेशन होगा तो हेटेरोडाइमर्स फॉर्म होंगे। इस तरह से ये डाइमर्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड स्टार्ट के जो डाइमर्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर। जब ये न्यूक्लियस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तब ये क्या करते हैं, तब ये जो है एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को एंड जब ट्रांसक्रिप्शन इनका जो भी टारगेट जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तब ये क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन कराए अपने टारगेट जीन का एंड ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ तब ये क्या करेंगे, ये जो भी रिस्पॉन्स है वो शो करवाएंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग पाथवेज थे दैट इज GPCR एंड जैक एंड स्टैट, उसका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो हम लोग पढ़ लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रिसेप्टर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले रिसेप्टर्स के अंदर हम लोग इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को पढ़ेंगे। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स से आप क्या समझ रहे हैं, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है एंड रादर दैन ये जो है सेल के मेम्ब्रेन पे नहीं प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो क्लासिक हार्मोन्स जो है जो कि क्या करते हैं, यूज करते हैं इन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, थायराइड हो गए, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को यूज करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो क्लास ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो या फिर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, वो किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद IP3 रिसेप्टर जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ER पर प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रिसेप्टर होता है एंड ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आपको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पता होने चाहिए एंड आपको इसके एग्जाम्पल्स जो है वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। उसके बाद अगर हम लोग GPCR की बात करें तो GPCR क्या होता है, GPCR जो है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जिसे 7TM रिसेप्टर कहा जाता है, मतलब 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कहा जाता है। ये हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर्स होते हैं एंड ये G प्रोटीन लिंक रिसेप्टर्स होते हैं।
इनके पास लार्ज प्रोटीन फैमिली ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम द फॉर द सिग्नल दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल, एंड ये क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं सिग्नल को इनसाइड एंड थ्रू द हेल्प ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन अल्टीमेटली जो सेलुलर प्रोसेसेस हैं, जो रिस्पॉन्सेज हैं वो शो होते हैं। कपलिंग विद द जी प्रोटीन, ये कपल करते हैं जी प्रोटीन के वजह के साथ एंड ये साथ बार स्पैन करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, एंड इसे जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो लिगेंड्स इनसे बाइंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कि इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो गया जिसे IP3 कहा जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर लाइपोफिलिक हार्मोन जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, ये एक्टिव करते हैं किस चीज को, न्यूक्लियर रिसेप्टर को अटैच करते हैं टू द DNA एट द रिसेप्टर स्पेसिफिक हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट पे दैट इज HRE पर, एंड इस HRE सीक्वेंस पे यहाँ पे ये जो है वो बाइंड करेंगे एंड देन ये कहाँ पे लोकेटेड रहता है, लोकेटेड रहता है एट द प्रोमोटर रीजन ऑफ द जीन जो कि एक्टिवेट होता है बाय द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ड्यू टू दिस यहाँ पे जो जीन है वो इनेबल होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, एंड अल्टरनेटिवली जो इंडक्शंस है या इंडक्टर्स हैं जीन्स के वो जो है वो जीन एक्सप्रेशन को शो करते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं बाय द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, यहाँ पे दो कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, their effect are produced after a characteristically long period of time, and दूसरा जो है इफेक्ट वो ये होता है कि their effect persists for another long period of time even after their concentration has been reduced to zero due to the relatively slow turnover of the most of the enzymes and proteins. They would either deactivate or terminate the ligand binding onto the receptor। ठीक है, तो किस तरह से जो हार्मोन्स है वो रेगुलेट किए जाते हैं इनके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि मतलब जो हार्मोन्स हैं उनका जो जीन एक्सप्रेशन है वो किस तरह से होता है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए तो अब हमारा जो है मेन टॉपिक दैट इज सेल सरफेस रिसेप्टर्स वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सेल सरफेस रिसेप्टर्स अगर हम लोग बात करें तो इन्हें जो है और क्या कहा जाता है, इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रिसेप्टर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है एंड सेल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग जो है मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन ये जो रिसेप्टर्स हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सेल के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, इस वजह से इसे ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहा जाता है। ये होते क्या है, सेल के सरफेस पर प्रेजेंट रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन से एंकर्ड होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिगेंड मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं। मतलब कोई एक्सटर्नल लिगेंड मॉलिक्यूल होगा वो सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करेगा, उससे जो है ये बाइंड होंगे। इसके बाद ये जो टाइप है रिसेप्टर का ये करता क्या है, ये स्पैन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड ये जो है परफॉर्म करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन को। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा, इसके वजह से होता क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल है इसको ये कन्वर्ट करते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नल्स में, एंड जो लिगेंड्स हैं जो कि केमिकल सिग्नल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ एंड इनका जो है ये खुद इंटर नहीं करते हैं सेल के अंदर, एंड ये जो है वहां पे जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं
उनसे ही इंटरेक्ट करते हैं, एंड जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो है इंट्रासेलुलर जो सिग्नल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, एंड ये इंट्रासेलुलर सिग्नल्स जो है अपने जो भी स्पेसिफिक जीन है, जो भी टारगेट जीन है, उनको टारगेट करते हैं, एंड वहां पे जो है रिस्पॉन्स शो होता है। सेल सरफेस रिसेप्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें और क्या कहा जाता है? सेल स्पेसिफिक इन्हें प्रोटीन्स भी कहा जाता है, या फिर सेल स्पेसिफिक मार्कर्स भी कहा जाता है। ये ऐसा इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी सेल के स्पेसिफिक पोर्शन पर ये प्रेजेंट होते हैं, या कह सकते हैं कि ये सेल स्पेसिफिक होते हैं। सारे रिसेप्टर हर सेल पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, एंड इस वजह से इन्हें सेल स्पेसिफिक रिसेप्टर्स कहा जाता है, या सेल स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स हैं या सेल स्पेसिफिक जो मार्कर्स हैं इन्हें कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीनिशियस नेचर के ही होते हैं, एंड इस वजह से इन्हें सेल सरफेस प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, क्या सेल स्पेसिफिक प्रोटीन्स कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है उनके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो सेल सरफेस रिसेप्टर के मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि इसके पास एक एक्सटर्नल कंपोनेंट प्रेजेंट होगा जो कि लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन को शो करेगा। ये जो कंपोनेंट है ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रेजेंट होगा इस सेल सरफेस रिसेप्टर के पास, जो कि लिगेंड के साथ इंटरेक्शन को शो करेगा। उसके बाद सेकेंड जो है स्पैनिंग वाला रीजन इसका होगा, एंड ये स्पैनिंग रीजन कैसा होगा? ये जो है हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आप नीचे पढ़े होंगे कि लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, जहाँ पे हेड जो है ये एक्सटीरियर को फेस करता है एंड साइटोप्लाज्म को फेस करता है, एंड बीच में जो पोर्शन प्रेजेंट होते हैं वो उसके टेल्स होते हैं, एंड टेल्स कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। एंड स्पैनिंग रीजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? टेल में ही प्रेजेंट होगा ना, तो स्पैनिंग रीजन जो है उसका भी नेचर कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक ही होगा। तो सेकेंड जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होता है, जो कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जो मिडिल का जो पोर्शन है उसमें ये स्पैन करता हुआ प्रेजेंट होता है। स्पैन करता हुआ मतलब वहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है इसका होता है इंट्रासेलुलर डोमेन, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन लिगेंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इंट्रासेलुलर डोमेन अंदर प्रेजेंट होगा, एंड अंदर की जो चीजें हैं उनकी तो जो इंट्रासेलुलर सिग्नल्स हैं उसको पहुंचाने के लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद जो साइज है एंड जो एक्सटेंट होता है इन सारे ही डोमेन्स का ये वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रिसेप्टर, कि किस तरह का रिसेप्टर है, उस हिसाब से ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो वैरी करते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये इन्वॉल्व होता है इन मोस्ट ऑफ द सिग्नलिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एंड ये जो है मेनली 3 जनरल कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं वो वर्क करते हैं। पहला होता है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स में जो रिसेप्टर्स हैं वो आयन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे लिगेंड्स जो है आयन्स होते हैं, एंड ये जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, एंड इसके बाद जो सिग्नलिंग है वो होती है। दूसरा होता है जीपीसीआर लिंक्ड रिसेप्टर, मतलब जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर, मतलब वही जीपीसीआर के थ्रू एक्टिविटी होना। और तीसरा होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। ठीक है, तो मेनली ये 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू जो एक्टिविटीज हैं वो होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयन चैनल लिंक रिसेप्टर को पढ़ेंगे। आयन चैनल लिंक रिसेप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? ये एक ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि बाइंड करते हैं लिगेंड से, एंड लिगेंड क्या होता है? यहाँ पे आयन होता है। जब ये लिगेंड जो है बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ तो इसके वजह से जो चैनल है वो ओपन हो जाता है। चैनल ओपन होता है जिसके वजह से जो मेम्ब्रेन है
वो क्या करता है, अलाउ करता है स्पेसिफिक आयंस को, ताकि ये जो आयंस है ना इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सके। पहले ये जो मेम्ब्रेन था ये परमिएबल नहीं था, ये अलाउ नहीं कर रहा था उन आयंस को। जब रिसेप्टर आया, सॉरी जब लिगेंड आया रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, कुछ चेंजेस आए, उनके बाद ये जो आयंस है इनका जो मूवमेंट है, इनका जो पास है ये अलाउ हो गया, एंड ये आयंस क्या करेंगे, अब सेल के अंदर मूव हो जाएंगे। टू फॉर्म अ चैनल, यहाँ पे आयन चैनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि आयंस का मूवमेंट होता है, एंड जो मूवमेंट है वो चैनल के थ्रू होता है, इस वजह से इसे आयन चैनल लिंक रिसेप्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे चैनल फॉर्म हुआ है, एंड इस टाइप ऑफ सेल रिसेप्टर में क्या होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर में एक एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड टेल के साथ, एंड यहाँ पे ये सेंटर एट द सेंटर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में, जो कि क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं, एंड ये जो है एक एक्सटेंसिव नेटवर्क इनका होता है जिसके थ्रू अच्छे से जो चैनल्स हैं वो फॉर्म हो सके। वही वाला कंसेप्ट है कि जो स्पैनिंग रीजन है वो टेल्स के पास प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्यों? क्योंकि टेल्स जो है हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, ये स्पैनिंग जो है रीजन्स ये भी हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, एंड ये मोस्टली ऐसे अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं जो कि क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन किससे मिलकर के बना हुआ है, अमीनो एसिड से। एंड ये क्या है रीजन, स्पैनिंग वाला रीजन है। स्पैनिंग रीजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये हाइड्रोफोबिक रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट होता है। तो जो स्पैनिंग मेम्ब्रेन में स्पैनिंग पोर्शन में रिसेप्टर के जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। कन्वर्सली जो अमीनो एसिड है जो कि लाइन अप होते हैं विद इन द इनसाइड ऑफ द चैनल, एंड ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं फॉर द पासेस ऑफ द वाटर एंड द आयन मॉलिक्यूल। मतलब जो चैनल है, चैनल जो है कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। चैनल की अगर हम लोग बात करें तो इसके बाहर का जो रीजन होता है, यहाँ पे जो अमीनो एसिड होते हैं जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टेल वाले पोर्शन में प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, एंड इसके अंदर जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं तभी ये क्या करते हैं, वाटर्स को अलाउ करते हैं ताकि वाटर का मूवमेंट हो सके, एंड आयंस को अलाउ करते हैं ताकि आयंस जो है वो मूव कर सके। इसके बाद व्हेन अ लिगेंड जो है, जब एक लिगेंड जो है बाइंड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन ऑफ द चैनल, यहाँ पे कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं। इन कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, एंड इस वजह से आयंस जो है जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनका जो मूवमेंट है वो अलाउ हो जाता है। पहले ऐसा क्या था कि ये जो आयंस है ये मूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पहले जो है चैनल अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ था, रिसेप्टर जो है अलाउ नहीं कर रहा था। जब लिगेंड आया तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज होगा। कन्फर्मेशनल चेंज जब रिसेप्टर में होगा तो ये क्या होगा, इसके वजह से चैनल भी ओपन होगा, चैनल फॉर्म होगा, चैनल के वजह से जो सोडियम और जो कैल्शियम है, अदर टाइप्स ऑफ आयंस है, इनका जो मूवमेंट है ये अलाउ हो जाता है, एंड इसके वजह से ये जो आयंस है ये मूव करते हुए अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो क्या होता है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स, जिन्हें जीपीसीआर कहते हैं।
ये क्या है, ये एक लार्ज फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर है जो कि क्या करते हैं, शेयर करते हैं कॉमन स्ट्रक्चर को एंड मेथड ऑफ सिग्नलिंग को। इनमें क्या होता है, जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर्स जो है बाइंड करते हैं लिगेंड के साथ एंड ये एक्टिवेट करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन को एंड ये मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, जी प्रोटीन होता है एंड ये जो प्रोटीन है ये क्या कहलाता है, जी प्रोटीन कहलाता है। जितने भी जी प्रोटीन्स होते हैं, ऑल जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर्स, इनके पास क्या होता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन प्रेजेंट होता है, बट ईच रिसेप्टर हैज इट ओन स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन एंड जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट। मतलब क्या है, जितने भी जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर है ना, उनके पास 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें हर रिसेप्टर का उसका खुद का अपना स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रेजेंट होता है एंड उसका स्पेसिफिक जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। जब कोई लिगेंड नहीं प्रेजेंट है उस समय पे जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो वेट करता है एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये जो है इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होगा फॉर एटलीस्ट सम टाइप ऑफ जीपीसीआर। जो इनएक्टिव रिसेप्टर है वो ऑलरेडी डॉक्ड होता है टू इट्स सिग्नलिंग टारगेट और जी प्रोटीन। इसके बाद क्या होगा कि जब सिग्नलिंग आएगा तब सिग्नलिंग के बाद ये जो जीपीसीआर है ये एक्टिव होगा एंड जी प्रोटीन जो है के थ्रू फिर बहुत सारे जो कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हैं वो होते हैं एंड फाइनली ये अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है एंजाइम लिंक रिसेप्टर। एंजाइम लिंक रिसेप्टर में क्या होता है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर जो है ऐसे सेल सरफेस रिसेप्टर हैं जिनके पास इंट्रासेलुलर डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो इंट्रासेलुलर डोमेन्स है ना, इनके पास क्या होता है, इस इंट्रासेलुलर डोमेन के पास एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कहलाते हैं। जी प्रोटीन कपल लिंक रिसेप्टर में क्या होता है, वो जी प्रोटीन के साथ रहता है ना, जी प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इस वजह से उसे जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर कहा जाता है। एंजाइम लिंक रिसेप्टर में क्या होता है, ये जो रिसेप्टर है इसका जो इंट्रासेलुलर वाला पोर्शन है, डोमेन है, ये एंजाइम के साथ लिंक होता है, एंजाइम के साथ अटैच होता है, इस वजह से इसे एंजाइम लिंक रिसेप्टर कहा जाता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे जो इंट्रासेलुलर डोमेन है रिसेप्टर का वो एक्चुअली में एक एंजाइम ही होता है एंड ये क्या करता है, ये कैटालाइज करता है उस रिएक्शन को। अदर एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स जो है उनके पास क्या होता है, उनके पास इंट्रासेलुलर डोमेन्स प्रेजेंट होता है एंड ये डोमेन्स क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं एंजाइम के साथ। मतलब दो तरह का केस देखने को मिलता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर के साथ, या तो ऐसा हो सकता है कि जो इंट्रासेलुलर डोमेन है उसके साथ एंजाइम लिंक है एंड वो जो है फंक्शन करेगा, या फिर कुछ ऐसे एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स है जहाँ पे जो इंट्रासेलुलर डोमेन है वो खुद एंजाइम ही होता है, ठीक है, एंड वो वर्क करता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो जो एंजाइम लिंक रिसेप्टर है वो नॉर्मली उसके पास क्या होता है, लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स है उसके पास क्या होता है, सिंगल अल्फा हेलिकल रीजन जो है पेप्टाइड का बना हुआ वो प्रेजेंट होता है। जब कोई लिगेंड आएगा और बाइंड करेगा इसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के साथ तब सिग्नल जो है वो ट्रांसफर होता है थ्रू द मेम्ब्रेन एंड एक्टिव करता है एंजाइम को। फाइनली जब ये एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, अ चेन ऑफ इवेंट विद इन द सेल उसे एक्टिवेट करेगा एंड इवेंचुअली थ्रू दिस चेन ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, रिस्पॉन्स जो है वो शो होगा। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें एंजाइम लिंक रिसेप्टर की तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या होता है, एंजाइम लिंक रिसेप्टर होता है एंड ये इसी मैनर में वर्क करता है। तो आई होप अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको देनी है कि अगर आप जो है हम लोग के लेक्चर्स को देख रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप हमारे नवोत्थो बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा एंड इसके साथ ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लासेस मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसके साथ ही साथ में आप जो DNS20 कूपन कोड है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके वजह से होगा क्या, इसके वजह से आपको 20% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग रिसेप्टर्स की बात करें कि रिसेप्टर्स जो है वो किस तरह से क्लासीफाई हुए हैं, रिसेप्टर्स के दो इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं या दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। पहला होता है सेल सरफेस रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो कि सेल के सरफेस पर प्रेजेंट हो। एंड दूसरा होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीजें हैं ये अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अगर हम लोग बात करें कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं उनके फर्दर क्या क्या क्लासेस हैं, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसके 3 क्लासेस होते हैं। पहला होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, दूसरा होता है एंजाइम लिंक रिसेप्टर, तीसरा होता है आयन चैनल लिंक रिसेप्टर। उसके बाद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए ये रिसेप्टर्स कैसे नेचर के होंगे। सेल के बाहर क्या चीज प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है, लिपिड का। तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स को अलाउ किया होगा, जो कि लिपिड नेचर के होंगे, जो कि स्टेरॉइड नेचर के होंगे, वही प्रेजेंट हो पाएंगे ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं वो मेनली इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं या मेनली इनके कौन कौन से जो क्लासेस हैं या टाइप्स हैं वो हैं। तो पहला होता है स्टेरॉइड रिसेप्टर, दूसरा होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड तीसरा होता है रेट्रोस्टेरॉइड रिसेप्टर्स। ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग हर रिसेप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन तो अच्छे से पढ़ लिए थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जितने भी इसके जो टाइप्स हैं इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर से। जिसके अंदर पहले टाइप जो है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, दैट इज आयन चैनल कैच सॉरी आयन लिंक्ड चैनल रिसेप्टर्स। ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं और ये इनके पास चैनल प्रेजेंट होगा एंड ये चैनल्स बाहर की तरफ से कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं एंड अंदर इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड होते हैं। ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये रैपिडली डिफ्यूज जो है डिफ्यूजन को शो करते हैं, जिसके थ्रू जो आयंस हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके थ्रू अंदर आ जाते हैं। अनचार्ज स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो रैपिडली डिफ्यूज होते हैं। अनचार्ज लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, जो कि यूज करते हैं कैरियर प्रोटीन्स को। चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो आयन चैनल्स या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूवमेंट शो करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर रिसेप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिसेप्टर क्या होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के अंदर न्यूक्लियर रिसेप्टर होंगे एंड ये क्यों न्यूक्लियर रिसेप्टर इंट्रासेलुलर के अंदर होगा, क्यों, क्योंकि सेल के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना एंड न्यूक्लियस के पास ही न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होंगे। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टेरॉइड रिसेप्टर को। स्टेरॉइड रिसेप्टर क्या होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं प्राइमरली विद इन द साइटोसोल एंड इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड ये एसोसिएटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ
चैपरोन्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन क्या करते हैं, ये जो है चैपरोन को एक्टिवेट करते हैं, चैपरोन्स जो है एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर्स को, एंड प्रोटीन की फोल्डिंग होगी एंड सिग्नल जो है फर्दर जो है वो उनका ट्रांसडक्शन होता है। उसके बाद सेकेंड मैसेंजर क्या होते हैं या सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं। अब हम लोग सब छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जो कि रिसेप्टर्स के अंदर पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मैसेंजर या सेकेंड मैसेंजर। ये क्या होते हैं, ये एक ऐसा मैसेंजर होता है जो कि फर्स्ट मैसेंजर एंड जो टारगेट सेल है उसके बीच में प्रेजेंट होता है एंड इन दोनों को लिंक करने का काम करता है। ये क्या होता है, ये जनरेट होता है तब जब फर्स्ट मैसेंजर बाइंड हो जाता है रिसेप्टर से एंड इसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर जो है या सेकेंड मैसेंजर ये एक्टिवेट होता है एंड ये जो है फाइनली जो सिग्नल है उसको टारगेट सेल तक पहुंचाने का काम करता है। ये जो है वाटर सॉल्युबल होता है एंड रिलेटिवली स्मॉलर साइज का होता है। हो गया। उसके बाद जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जीपीसीआर क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें ये प्रोटीन्स होते हैं एंड इसमें जो है ये प्रोटीन जो है ये रिसेप्टर जो है वो डिस्कवर हुआ था एंड कैरेक्टराइज हुआ था बाय रेड बेल द्वारा एंड हिज कलीग्स द्वारा इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन द अर्ली 1970। यहाँ पे जो जी प्रोटीन है, यहाँ पे ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं ये फैमिली ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मेंबर होता है। यहाँ पे ये जो है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर्स होते हैं एंड इनके पास 7 मेम्ब्रेन्स स्पैनिंग डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये लिंक करते हैं ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ एंड ये जो जी प्रोटीन है ये क्या है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है, इनके साथ ये लिंक होते हैं। 2 पाथवेज हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। एक होता है साइक्लिक एएमपी पाथवे एंड दूसरा होता है फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल पाथवे। यहाँ पे जो जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर्स हैं ये कपल होते हैं टू देयर टारगेट एंजाइम विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थ्रू द हेल्प ऑफ जीटीपी बाइंडिंग डोमेन्स, ये जो है जी प्रोटीन्स के हेल्प के थ्रू इनका जो एक्टिवेशन है वो होता है एंड फर्दर जो एक्टिविटी है वो होती है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो जो जी प्रोटीन है इन्हें और क्या कहा जाता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये फैमिली ऑफ द प्रोटीन्स दैट इज जी प्रोटीन के साथ जो है ये कपल्ड होते हैं एंड ये एक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर स्विचेस की तरह विद इन द सेल्स एंड ये इन्वॉल्व होते हैं फर्दर ट्रांसमिटिंग ऑफ द सिग्नल्स from a variety of the stimuli that is present outside of the cell to the interior side। होता कैसे है, देखिए जब ये बाउंड होंगे जीटीपी के साथ तो ये ऑन कंडीशन में होते हैं एंड जब ये बाउंड होते हैं जीटीपी के साथ तब ये ऑफ कंडीशन में होते हैं। जी प्रोटीन जो है वो बिलोंग करता है लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम के साथ एंड इसे क्या कहते हैं, जीटीपेजेस कहा जाता है। तो 2 क्लासेस ऑफ जी प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट फंक्शन जो है वो है मोनोमेरिक स्मॉल जीटीपेजेस एंड अगर हम लोग बात करें तो ये अगर जीटीपी की बात की जाए तो जीटीपी क्या होता है कि यहाँ पे जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इसके साथ जीटीपी जो है जी
प्रोटीन्स जो हैं वो अटैच रहते हैं, इनके अल्फा बीटा एंड गामा यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी एंड ये यूनिट जो है फर्दर जो है वो टूटेंगे एंड उसके बाद जो अल्फा यूनिट है किसका, जी प्रोटीन का, वो चला जाएगा किसके पास, एसी के पास, एसिटिल कोलिन के पास एंड यहाँ पे जो है फर्दर साइक्लिक एएमपी जो है वो रिएक्शंस होगा एंड फर्दर जो रिएक्शंस हैं वो प्रोसीड होंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग सेकेंडरी मैसेंजर्स की बात करें तो ये क्या करता है, ये लिंक करता है फर्स्ट मैसेंजर को एंड टारगेट सेल को। ठीक है, एंड ये क्या करता है, ये जनरेट करता है, ये जनरेट तब होता है जब फर्स्ट मैसेंजर जो है वो बाइंड होगा रिसेप्टर के साथ। यहाँ पे ये जो है वाटर सॉल्युबल होता है एंड रिलेटिवली स्मॉलर साइज का होता है। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम आयन हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब क्या होंगे, सेकेंडरी जो सेकेंडरी मैसेंजर्स जो हैं उनके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सेकेंडरी मैसेजेस समझ में आ गया। चलिए इसको हम एक्सप्लेन अच्छे से कर देते हैं, क्योंकि इससे पहला जो डायग्राम था वो थोड़ा ब्लर था, तो इसको हम इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए, तो मान लीजिए ये क्या है, ये जो है जीपीसीआर है। ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसके पास क्या है, इसके पास जो है जी प्रोटीन जो है वो अटैच रहते हैं। अभी मान लो ये जो है इनएक्टिव स्टेट में है, तो इसका अल्फा बीटा गामा तीनों जो यूनिट्स हैं जी प्रोटीन के वो इससे अटैच हैं। अब क्या हुआ, फर्दर जीटीपी आया, जीटीपी आया तो जीटीपी की क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी। जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी तब ये यूनिट्स जो है वो टूट जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, बीटा गामा यूनिट जो है ये मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा एंड जो अल्फा यूनिट है ये एसी से जाकर के अटैच हो जाता है। एसी क्या है, एसी जो है एडेनिल साइक्लेज है। एडेनिल साइक्लेज की अगर आप फंक्शन को देखें तो एडेनिल साइक्लेज का काम क्या होता है कि ये जो है ना एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो गई, अल्फा सब यूनिट जो है जी प्रोटीन का वो जाकर के एडेनिल साइक्लेज से आकर के अटैच हो गया। ठीक है, अब ये अटैच हो गया तो एडेनिल साइक्लेज फंक्शन करेगा, जहां पे होगा क्या कि एटीपी जो है उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी। एटीपी की हाइड्रोलाइसिस क्या, एटीपी जो है वो कन्वर्ट होगा एंड कन्वर्ट होगा किसमें, साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसके बाद जो है बहुत सारे जो इसके फंक्शंस हैं वो ये परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, उसके बाद जो है इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन को जो है ये ब्रेक करता है ग्लूकोज में। तो जहां पे जिस भी तरह से इसकी एक्टिविटी जो भी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो आई होप आपको इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सेकेंडरी मैसेंजर समझ में आ गया। अभी हम लोग सेकेंडरी मैसेंजर में एग्जाम्पल्स को पढ़े थे। कौन कौन से एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस किए, कैल्शियम को, आयन को एंड नाइट्रिक एसिड को, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड को। तो किस तरह से जो कैल्शियम आयन है वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम आयन एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट होता है लिमिटेड अमाउंट में विद इन द सेल। ये प्रेजेंट होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में विद इन द मसल्स एंड नर्व्स टिश्यू में। ये जो है इनएक्टिव होता है
जब प्रेजेंट होता है विद इट्स ओरिजिनल स्टेट, और एक्टिव ये तब होता है जब ये रिलीज होता है साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल में जब ये रिलीज होता है तब ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा। फर्दर अगर ये ईआर पर प्रेजेंट है या फिर नर्वस टिश्यू के अंदर या मसल्स में जो ईआर प्रेजेंट है उसमें अगर उसके अंदर प्रेजेंट होगा तब वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम आयन की तरह प्रेजेंट रहता है। वहां पे वो किसी भी तरह का सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। उसके बाद किस तरह से एक्टिवेशन होता है कैल्शियम आयन का, तो मान लीजिए कैल्शियम जो है उसके इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। इनएक्टिव स्टेट में ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल टिश्यू हो गए या फिर नर्व टिश्यू हो गए, वहां पे जो है उसका ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होगा एंड ये जो कैल्शियम है वहां पे इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये क्या होगा कि पहला जो फर्स्ट मैसेंजर है वो आया और बाइंड हुआ किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरेक्शन है ना इनका, जो फर्स्ट मैसेंजर है और जो रिसेप्टर है उनके इंटरेक्शन की वजह से होता क्या है, जो इंटरेक्शन है वो होगा एंड यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज जो है ना वो आएगा प्रोटीन के अंदर। इसके बाद जो प्रोटीन स्पेसिफिक कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन होंगे जिसके वजह से कैल्शियम जो है वो ईआर के अंदर जो पड़ा हुआ था वो बाहर आएगा। अब कैल्शियम आयंस जो है इंट्रासेलुलर जो स्टोरेज में प्रेजेंट थे स्टोरेज साइट्स में, अब ये क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म में आएंगे, मतलब साइटोसोल में आएगा। उसके बाद अब ये साइटोसोल में आ गया है तो क्या होगा, अब ये एक्टिव स्टेट में प्रेजेंट हो गया है। यहाँ पे अब ये क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये कैरी करेगा मैसेजेस को, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये कैरी करेगा मैसेज को कहाँ पर, टारगेट साइट पर, एंड इसके वजह से ये ट्रिगर करेगा टारगेट साइट पर एंड रिस्पॉन्स जो है उसको शो कराएगा। इसके बाद यहाँ पे मेनली ये फंक्शंस किस चीज में हो करता है या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फॉर एग्जाम्पल मसल कंट्रैक्शन हो गया या फिर विजन इन द रेटिना सेल्स हो गए, वहां पे इसका इंपॉर्टेंस होता है, या फिर प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स हो गए तो वहां पे जो है ये वर्क करता है। तो इस तरह से पहले ये किस तरह से इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट था एंड फिर कैसे ये एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हुआ। कैल्शियम आयन एज अ सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह किस किस फंक्शंस में काम करता है, जैसे कि मसल कंट्रैक्शन हो गए, विजन इन द रेटिना सेल्स हो गए, प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स हो गए। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स, इन सब में जो है कैल्शियम आयंस जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह काम करता है। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है बहुत सारे प्रोसेसेस में, जैसे कि रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स हो गए, रेगुलेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्सेज हो गए, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पेनाइल इरेक्शंस हो गए, यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट होता है, एक्टिवेशन ऑफ द एपोप्टोसिस हो गया, तो एक्टिवेशन ऑफ द एपोप्टोसिस में भी नाइट्रिक ऑक्साइड का इंपॉर्टेंस होता है। इट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ द जीएमपी। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक होता है एंड ये रिजल्ट कर सकता है स्ट्रोक में भी। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल, रेगुलेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्सेस, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पेनाइल इरेक्शन, एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस एंड इट हैज अ स्पेशल रोल इन द जनरेशन ऑफ द साइक्लिक जीएमपी। ठीक है, तो ये सारे जो है इसके रूल्स होते हैं, यहाँ पे साइक्लिक लिख लीजिएगा। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इसका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर यूजफुल नहीं होगा, ये टॉक्सिक की तरह वर्क करने लगता है एंड ये क्या कर सकता है, ये जो है स्ट्रोक भी करा सकता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए।
तो हम लोग रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो कि हो रहा है सेल के अंदर, एंड ये कर क्या रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है एक काइंड ऑफ सिग्नल को, वन काइंड ऑफ स्टिमुलस को इनटू अनदर टाइप ऑफ सिग्नल और अनदर टाइप ऑफ स्टिमुलस। दिस इज नोन एज सिग्नलिंग और दिस इज कॉल्ड एज सेल सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सेल सिग्नलिंग कहलाता है, जिसमें होता क्या है, ट्रांसमिशन होता है मॉलिक्यूलर सिग्नल्स का, कहाँ से, सेल के एक्सटीरियर से, कहाँ पर, सेल के इंटीरियर पर, ठीक है। तो सिग्नल्स जो कि रिसीव हो रहे हैं सेल द्वारा, इनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सिग्नल्स जो हैं आगे ट्रांसमिट भी हो सही से इनटू द सेल, एंड इंश्योर करें इस चीज़ को कि जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है वो शो हो। ये स्टेप जो है इनिशिएट होता है सेल सरफेस रिसेप्टर्स द्वारा, जो कि ट्रिगर करते हैं बायोकेमिकल चेन्स ऑफ इवेंट्स को सेल में, एंड फाइनली क्या करते हैं, रिस्पॉन्स को शो करते हैं। एंड ओवरऑल ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे सिग्नल आया है, रिसेप्टर रिसीव किया है, सिग्नल अंदर गया है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद फाइनली रिस्पॉन्स शो हो रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द सेल टू चेंज द बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज टू अ रिसेप्टर लिगेंड रिसेप्टर लिगेंड इंट्रैक्शन। यहाँ पे जो लिगेंड है ये प्राइमरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, और जो रिजल्ट है वो कैसे शो होता है, थ्रू द बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर एंड अदर मॉलिक्यूल्स और रिसेप्टर मैसेंजर्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं विद इन द टारगेट सेल। सेकेंड मैसेंजर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, सिग्नल को फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन उसको ट्रांसमिट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सिग्नल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक आ रहा है इनके हेल्प से, ठीक है, जिसके वजह से कैस्केड ऑफ इवेंट हो पाते हैं सेल के अंदर, एंड फाइनली जो रिस्पॉन्स है वो शो हो पाता है। तो हाइड्रोफिलिक मैसेंजर्स एंड हाइड्रोफोबिक मैसेंजर्स, दो तरह के मैसेंजर्स होते हैं। अब ये मैसेंजर्स जो हैं सेल के अंदर दो तरह के होते हैं, पहला होता है हाइड्रोफोबिक, दूसरा होता है पहला होता है हाइड्रोफिलिक एंड दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मैसेंजर्स क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ। हाइड्रोफोबिक मैसेंजर्स क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक मैसेंजर्स ऐसे मैसेंजर्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक मैसेंजर्स जो हैं ये बाइंड करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ एंड रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक जीन्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टू क्लासेस ऑफ जी प्रोटीन। तो जीपीसीआर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग जी प्रोटीन्स को डिस्कस किए थे। जी प्रोटीन जो है ना वो दो तरह के होते हैं, या कह सकते हैं कि दो क्लासेस इसके होते हैं। ये क्लासेस क्या क्या है, तो दो क्लासेस ऑफ जी प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। पहले का फंक्शन क्या है, वो मोनोमेरिक स्मॉल जीटीपेजेस की तरह काम करता है, एंड जो सेकेंड फॉर्म है ना, जो या फिर कह सकते हैं जो सेकेंड क्लास है, वो क्या करता है, वो फंक्शन करता है एज हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस की तरह। यहाँ पे जो हेट्रोट्राइमेरिक क्लास है इस कॉम्प्लेक्स का, ये मिलकर के बना हुआ होता है अल्फा
बीटा और गामा सब यूनिट से। ठीक है, बीटा और गामा सब यूनिट जो है वो फॉर्म करता है एक स्टेबल डाइमेरिक कॉम्प्लेक्स को, एंड ये रिफर्ड होता है एज अ बीटा गामा कॉम्प्लेक्स। वाइल जो अल्फा सब यूनिट है वो डिसोसिएट हो जाता है जब एक्टिवेशन होता है तब। ये कैसे परफॉर्म होता है ये हम लोग पढ़े थे कि मान लीजिए जैसे ये कोई जीपीसीआर है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल आया एंड ये जी प्रोटीन है अल्फा बीटा गामा, एक्टिवेशन हुआ, जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस हुई, बीटा गामा तो एक जगह पड़ा रहेगा लेकिन अल्फा जो है वो रिमूव हो जाएगा एंड ये चला जाएगा एसिटिल साइक्लेज के पास। यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये जो एसिटिल साइक्लेज है ये एटीपी को कन्वर्ट करेगा साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी जब बन गया तो ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करेगा। अब ये कहाँ पे काम कर रहा है, उस सेल के अकॉर्डिंग, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग, किसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये ढेर सारे जो फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करता है। जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज कराना हो गया, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना हो गया, ये सारे फंक्शन से परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्लासेस हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिए, वो दो सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे जो कि जीपीसीआर के अंदर होते हैं। तो दो तरह से सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन होता है, कैसे होता है देखिए। There are two principal signal transduction pathway that is being involved within the G protein coupled receptor. ये पाथवेज क्या होते हैं, पहला होता है साइक्लिक एएमपी पाथवे। साइक्लिक एएमपी पाथवे कैसे चलता है अभी हम आपको एक्सप्लेन किए थे। दूसरा पाथवे होता है फॉस्फोटाइडिल इनोसिटॉल सिग्नलिंग पाथवे। तो पहले हम लोग साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पाथवे को डिस्कस करेंगे। ये जो है एडेनिल साइक्लेज पाथवे भी कहलाता है। ये एक साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट पाथवे है जहां पे एक्टिवेटेड जी प्रोटीन जो है उसका जो सब यूनिट है अल्फा सब यूनिट, ये बाइंड होता है साइक्लिक सॉरी एडेनिल साइक्लेज के साथ, एंड यहाँ पे ये बाइंड होता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम को, एडेनिल साइक्लेज को, एंड इन टर्न ये कैटालाइज कराता है कन्वर्जन ऑफ द एटीपी को, किसमें, साइक्लिक एएमपी मतलब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। एंड फर्दर ये साइक्लिक एएमपी बहुत सारे रिएक्शंस जो है उनमें पार्टिसिपेट करता है एंड उसको कराता है। उसके बाद जब इंक्रीज होता है इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर्स दैट इज साइक्लिक एएमपी, तो साइक्लिक एएमपी क्या होता है, इसको स्मॉल सी के फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, कैपिटल सी नहीं होगा, ऐसे लिखिएगा साइक्लिक एएमपी, ठीक है, स्मॉल सी एंड एएमपी, ठीक है। तो ये जो साइक्लिक एएमपी है ये क्या करता है, एक्टिवेशन कराता है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल्स का, एंड ये एक्सचेंज करता है प्रोटीन्स को जो कि एक्टिवेटेड होते हैं साइक्लिक एएमपी द्वारा, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स का। एंड उसके बाद ये जो है पोपेन डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स जो है उनको एक्टिवेट करता है। एंजाइम्स कॉल दैट इज प्रोटीन काइनेजेस दैट इज पीके, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इतना सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो है या इतने सारे जो एंजाइम्स हैं इनको ये एक्टिवेट करता है। दूसरा जो पाथवे है वो होता है फॉस्फेटाइडिल इनोसिटॉल सिग्नलिंग पाथवे। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा पाथवे होता है सिग्नलिंग पाथवे जहां पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल है ना, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है ये बाइंड होता है जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ ऑन द सेल सरफेस, एंड ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी को जो कि कहाँ पे लोकेटेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, एंड फिर जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं वो होते हैं। तो आई होप आपको जो दोनों ही पाथवेज थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड जो जी प्रोटीन कपल रिंग रिसेप्टर है वो क्या होता है,
जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। एक होमवर्क है, आपको ये भी हम बता देते हैं कि ये जो फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल सिग्नल पाथवे है ये कैसे होता है, इसका जो पूरा रिएक्शन है इसको आपको खुद से सर्च करना है एंड अपने नोट्स में ऐड करना है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है। आई और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोत्थव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एडुकेयर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड आप एनरोल हो सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो इसके अंदर कंप्लीट होगा एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, नोट्स हो गए, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस हो गए, लाइव डाउट क्लासेस हो गया, ये सारी चीज़ें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं एंड आप DNS20 कूपन कोड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 20% जो है डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए एंड मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।